ऊंट गाड़ी। एक गांव में मोहन नाम का एक लड़का था। उसने व्यापार करने के लिए 2 ऊंट खरीदे। उन ऊंटों का नाम रखा टोलू और मोलू। उसने सोचा कि मैं इन ऊंटों की सहायता से व्यापार करूंगा। वो उन ऊंटों को एक खिलौने के व्यापारी के पास ले गया, जो खिलौनों का व्यापार एक शहर से दूसरे शहर ले जाने के लिए करता था। मोहन ने व्यापारी से कहा, भाई साहब, मैंने ये 2 ऊंट खरीदे थे। ऊंट गाड़ी बनाई है। अगर आप कुछ माल देकर काम शुरू करवा दें तो बहुत आभारी रहूंगा। अरे भाई, वो तो ठीक है, लेकिन मेरे खिलौने खराब नहीं होने चाहिए। ये ऊंट खींच तो लेंगे ना भार। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं खिलौने खराब नहीं होने दूंगा। व्यापारी खिलौनों का सारा माल ऊंट गाड़ी में रखवा देता है। चलो मेरे टोलू मोलू, श्री गणेश करते हैं और माल लेकर इसे सुरक्षित सही जगह पहुंचा देते हैं। मोहन माल से भरी ऊंट की गाड़ी लेकर चल देता है। इतने में टोलू मोलू से कहता है, अरे मोलू, माल कुछ ज्यादा हो गया है। अगर रास्ता कहीं खराब मिला तो हम इस गाड़ी को खींच नहीं पाएंगे। मुझे तो डर लग रहा है। क्या जब देखो उल्टा सोचता रहता है? शुभ शुभ सोच, जैसा सोचेगा वैसा ही होगा। मैं तो तुझे हमेशा ही गलत रखता हूँ, तू मेरी सुनता ही कब है। भाई, मैं तो भगवान का नाम लेकर एक कदम रखूंगा। राम राम राम। कुछ देर चलने के बाद मोहन को लगता है कि ऊँटों को आराम कर लेना चाहिए। वो उन्हें आराम करने के लिए बिठाता है। आराम करते ही जैसे ही वो चलने लगते हैं, टोलू फिर कहता है, देख भाई, मैं पहले ही कह रहा था, अब फिर कहता हूँ, गाड़ी पर वजन बहुत ज्यादा है। थोड़ी देर बाद रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा आ जाता है। ऊंट गाड़ी के पहिए गड्ढे में फंस जाते हैं। मोहन घबरा जाता है और बहुत डर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर गाड़ी पलट गई तो बहुत नुकसान होगा। तभी टोलू कहता है, मालिक, आप घबराओ नहीं, हम धीरे धीरे आगे खींच लेंगे और आप पीछे से धक्का मारिए। घबराइए नहीं, राम का नाम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मोहन धीरे धीरे धक्का लगाता है। तीनों मिलकर ऊंट गाड़ी को खींचते हैं और गाड़ी आराम से गड्ढे से बाहर आ जाती है। देखा, मैंने कहा था ना, राम से बड़ा नाम कोई नहीं, सब काम बन जाते हैं। बस फिर क्या था, तीनों अपने रास्ते पर निकल चलते हैं और सबका मूड अच्छा हो जाता है। जंगल के बंदर बहुत उधम मचाने वाले थे। उन्हें हर किसी के घर में बना हुआ खाना चुराकर खाना बहुत ही अच्छा लगता था। उसी गांव में 4 गायें बहने रहा करती थीं, जिनका दूध बहुत ही स्वादिष्ट था। गैया अपने दूध से बहुत सारी नई नई तरह की मिठाइयाँ बनाती, लड्डू बनाती और अपने आस पड़ोस के लोगों को बांट देती। लेकिन उससे पहले वो जब भी मिठाई बनाती, हमेशा बंदरों को जरूर खिलाती, क्योंकि बंदरों को मिठाई खाना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आदत से मजबूर होने के कारण जंगल के बंदर इस बार गाय की बनी हुई मिठाइयों की बहुत ज्यादा खुशबू आ जाने के कारण अपने आप को रोक नहीं सके और एक योजना बनाने लगे। अरे देखो देखो, गैया बहनों ने आज बहुत बढ़िया गाय की बर्फी बनाई है। चलो चलो, आक्रमण का समय हो गया। आज तो ये पूरी थाली हम सारे के सारे चट कर जाएंगे। बोलो, क्या कहते हो? बंदर का मित्र बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। हर बार गैया हमें बची खुची मिठाई खिलाती है। सारी बढ़िया बढ़िया मिठाई अपने पड़ोसियों को खिला देती है। ये भी कोई बात हुई? चलो चलो, जल्दी आक्रमण करो, इससे पहले कि ये मिठाई अपने पड़ोसियों को बांट दे। अरे मेरे पेट में तो अभी से चूहे दौड़ रहे हैं। चलो चलो। बंदर अपने दोस्तों को लेकर गाय की बनी हुई बर्फी के ऊपर बुरी तरह से टूट पड़े और बुरी तरह उन्होंने स्वादिष्ट बनी हुई मिठाई का एक एक दाना तक खा लिया और इधर उधर थाली के साथ साथ गंदगी मचा दी। जैसे ही गैया अपने घर से बाहर आई, यह सब देखकर वो चिल्ला पड़ी, हाय राम, मैंने इतनी मेहनत से मिठाई बनाई थी, तुम लोगों ने ये क्या किया? हर बार जब भी मिठाई बनती है तुम्हें खिलाती तो हूँ, तो फिर चोरी करने की क्या जरूरत थी? आज मेरी बहन का जन्मदिन है, उसी के लिए बनाई थी। गैया को रोता हुआ देखकर
बंदरों को बहुत बुरा लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गैया के साथ बहुत बुरा किया है। उन्होंने गैया से माफी मांगी। माफ कर दो बहन, तुम्हारी मिठाइयाँ इतनी स्वादिष्ट होती हैं, इनकी खुशबू से हम खुद को रोक नहीं सके। हमें माफ कर दो। बताओ, हम कुछ और कर सकते हैं क्या तुम्हारे लिए? बताओ ना। गैया रोते हुए कहती है, नहीं, अब मुझे दोबारा से मिठाई बनानी होगी। चलो आओ, मेरी मदद करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सभी बंदर गैया की मदद करते हैं और ढेर सारी और बर्फियां बनाते हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल चखते नहीं। और फिर धूमधाम से गैया अपनी बहन का जन्मदिन मनाती है। लो भैया, तुम भी खाओ बंदर भाई। नहीं नहीं, पहले ही इतना खा चुके हैं, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तुम ही जन्मदिन मना लो। और ये बात सुनकर वहाँ पर बैठे हुए सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगते हैं। विशाल मुर्गी और जानवरों का हमला। सितकपुर गांव के पास मुर्गियों का एक छोटा सा मोहल्ला था। वहाँ बहुत सारी मुर्गियाँ रहा करती थीं। कई सालों से लगातार मुर्गियों को जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उनकी उम्र दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी, लेकिन उनके पूरे इलाके में बस एक ही ऐसी मुर्गी थी जो 100 साल तक जी थी। उसकी बड़ी सी मूर्ति बनवाने का निर्णय लिया गया। सभी मुर्गियों ने मिलकर उस बड़ी विशाल मूर्ति को बनाया और उसकी पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। सोना मुर्गी मोना मुर्गी से कहती है, बहन, मूर्ति कितनी खूबसूरत लग रही है ना। मैं तो दिन रात इस मूर्ति के आगे यही दुआ करती हूँ कि काश हम सब की उम्र भी 100 साल हो जाए। हाँ बहन, ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। आए दिन हमारी बहनें मर जाती हैं, हमारा जीवन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। ये भगवान समान मुर्गी है जिसने 100 साल का जीवन जिया है। ना जाने इन पर कितने कष्ट आए होंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। तुम ठीक कहती हो मोना, चलो अब घर चलते हैं। मुर्गियों की पूरी बस्ती अब बहुत खुश थी। वो दिन रात अपने अपने कामों में लगे रहते, अपने घर का ख्याल रखते और सुबह शाम बड़ी मूर्ति की पूजा करते। लेकिन अब मूर्ति इतनी विशाल हो चुकी थी कि जानवरों को भी उस मूर्ति के दर्शन जंगल में बैठे बैठे ही हो जाते थे। एक दिन एक हाथी ने चूहों से कहा, अरे अरे अरे, तुम्हें क्या पता आसपास क्या चल रहा है? आजकल एक बड़ी सी मुर्गी की मूर्ति तो यूं ही दिख जाती है पेड़ों में झांककर। चाहो तो आओ मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चूहा हाथी से कहता है। क्या कहा? मुर्गी इतनी विशाल? हाथी भाई, तुम्हारा दिमाग खराब है। मुर्गियाँ तो जरा जरा सी होती हैं। हाँ माना हमसे बड़ी होती हैं, लेकिन तुमसे बड़ी नहीं होती। अरे मैं भी वही कह रहा हूँ बुद्धू, ये एक विशाल मुर्गी है। या तो मूर्ति है या फिर राक्षस मुर्गी। और अगर ये मूर्ति है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये राक्षस हुई तो हमारा जीवन खतरे में है, याद रखना। चूहा भी घबरा जाता है और हाथी के सर पर चढ़कर दूर से देखता है और कहता है, अरे नहीं नहीं, ये विशाल मुर्गी तो रात को हमें खा ही जाएगी। चलो इस पर हमला किया जाए। हाथी और चूहा जंगल के सभी जानवरों को ये खबर देते हैं। सभी जानवर अपने अपने हथियारों को लेकर बड़ी मूर्ति के पास पहुंचते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। यह देखकर बस्ती की सभी मुर्गियां बाहर आ जाती हैं और शोर मचाने लगती हैं। ये क्या? बचाओ बचाओ, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे ये विशाल मुर्गी, तुम्हें इससे डर नहीं लगता? कल को तुम्हें खा गई तो? अरे मूर्ख हाथी, ये मूर्ति है, ये हमारे लिए भगवान के समान है। क्या तुम नहीं जानते, कोई भी मुर्गी ज्यादा दिन नहीं जी पाती, पर जानते हो ये मुर्गी 100 साल तक जी है, इसीलिए उसकी याद में हमने ये मूर्ति बनाई है। हमारी जरा सी खुशी तुमसे देखी नहीं जाती क्या? मुर्गी की ये बात सुनकर हाथी को अपनी हरकत पर बहुत दुख होता है। वो सभी जानवरों को लेकर जंगल में वापस लौट जाता है और जाते जाते मुर्गी से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं भी दुआ करूंगा कि तुम सभी का जीवन 100 बरस का हो। अच्छा चलता हूँ। एक समय की बात है, एक जंगल में कुएं के पास
बहुत सारी मछलियों का एक छोटा सा तालाब था। मछलियाँ बहुत सालों से उसी तालाब में रहा करती थीं। तालाब के आसपास घना जंगल था, जहाँ बहुत सारे जीव जंतु मिलकर रहा करते थे। जंगल के अंदर एक रहने वाला चील जो बहुत ही खूंखार था, उसका नाम था आदि चील। आदि चील को हमेशा किसी कमजोर का शिकार करने में बहुत मजा आता था। वो अपना शिकार बड़ी ही चालाकी से करता था। बहुत दिनों बाद चील का एक दिन मछलियाँ खाने का दिल किया। चील ने सोचा, बहुत दिन हुए मैंने मछली नहीं खाई है, आज तो मैं मछली खा कर रहूंगा। जंगल की उड़ान भरने का कोई फायदा नहीं। जंगल के अंदर एक ही तालाब है जहाँ मछलियाँ हैं, लेकिन आज मैं इनका शिकार करूँ तो कैसे? ये तो पानी से बाहर ही नहीं आती। कोई ना कोई जुगाड़ तो लगानी होगी। चील बहुत सोचता है और सोच समझकर पास ही रहने वाले बंदर को अपना शिकार बनाता है। वो बंदर से कहता है, बंदर भाई कैसे हो? बंदर कहता है, मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आज आप मेरे घर कैसे आए? क्या कहूँ भाई, बहुत दिनों से मछली नहीं खाई है और मछली खाने का बहुत दिल कर रहा है। क्या इसी तरह कुछ और खाने का तुम्हारा जी नहीं करता? बंदर कहता है, हाँ, बहुत दिनों से केले नहीं खाए। तुम तो जानते हो जंगल में केलों के बिल्कुल पेड़ नहीं है। पास के जंगल में है, मगर इतनी दूर मैं कैसे जाऊं? बहुत दूर हो जाता है, आते आते अंधेरा हो जाता है। अरे तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? बहुत आसान है, आज शाम को आते हुए मैं तुम्हारे लिए केले ले आऊंगा। लंबी उड़ान भरना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मगर उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या कहा? तुम मेरे लिए केले लाओगे? मेरे पूरे परिवार के लिए ला दोगे? तो बताओ क्या करना है मुझे? चील बंदर को उल्लू बनाते हुए कहता है, अरे बड़ा आसान है, तुम जरा तालाब के पास जाकर मछलियों को बातों पे लगाना और मैं उन्हें खा लूंगा। बहुत दिनों से मछली जो नहीं खाई। बंदर उसकी बात मानता है और मछली को अपनी बातों में लगाता है। मछली जैसे ही बाहर मुंह निकालती है, चील झट से आके उस पर झपट्टा मारने ही वाला था कि अचानक मछली की नजर चील पर पड़ती है और वो दोबारा पानी में चली जाती है। ये क्या? हाथ आया मुंह ना लगा, ये मछली तो बड़ी तेज है। मछली अपना मुंह बाहर निकाल कर कहती है, बंदर भाई, तुम्हें तो अपना दोस्त समझकर तुमसे 4 बातें करने आई थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि तुम चील के साथ मेरे लिए जाल बिछा कर बैठे हो। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती नहीं रही। मछली पानी में दोबारा चली जाती है और बंदर को अपनी एक अच्छी दोस्त खोकर बहुत दुख होता है। चील को जब मछली नहीं मिलती तो वो बंदर के लिए केले भी लाकर नहीं देता और इस बात से बंदर को अपना सबक मिल जाता है। खाने की चीज के लिए किसी को धोखा देना बहुत बुरी बात है। ना तो केले मिले और ना ही दोस्ती रही। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। एक दिन जंगल में भयंकर आग लग जाती है। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इस बीच एक बहुत ही प्यारी गाय और शेर ने ये अपनी जिम्मेदारी समझी कि वो सभी पक्षियों और जानवरों को सुरक्षित जंगल के किनारे तक ले आएं। एक एक करके गाय ने और शेर ने बहुत से जीवों की मदद की। बहुत सारे पशु पक्षी अब अपनी जान बचा चुके थे, मगर अंत में देखा कि गाय और शेर आग के कारण बहुत बुरी तरह जल चुके थे और उनके चेहरे बहुत बदसूरत हो चुके थे। मगर दोनों ने अपनी जान पर खेलकर इतने सारे जीवों की जान बचाई थी कि उन्हें अपने दर्द का जरा भी एहसास नहीं था। मगर इस बात को भूलकर सभी जानवर धीरे धीरे उन दोनों को देखकर ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी राक्षस कहकर पुकारने लगे। यह बात गाय और शेर को बहुत बुरी लगने लगी। गाय बहुत उदास थी। दूसरी तरफ शेर का भी यही हाल था। सभी जानवर राजा शेर का भी मजाक उड़ा रहे थे। एक दिन ज़ॉम्बी गाय ने शेर से कहा, दोस्त शेर, मुझे अपने जंगल के निवासियों से ये उम्मीद न थी। मुझे और तुम्हें
हर रोज राक्षस, ज़ॉम्बी, न जाने क्या क्या कहकर बुलाते हैं। ये भूल चुके हैं कि हमारी खूबसूरती इनकी जान के बदले हमने चुकाई है। आज जो हम इतने बदसूरत दिख रहे हैं, इसके पीछे हमारा असली रूप हमने इनकी जान बचाकर खो दिया है। तुम ठीक कहती हो बहन, मगर इस जंगल के सभी प्राणी अब पत्थर दिल हो चुके हैं। किसी को हमारी परवाह नहीं। मैं तो कहता हूँ, चलो जंगल छोड़कर यहाँ से दूर चलते हैं। इस जंगल में अब हमारे लिए कोई जगह नहीं। ज़ॉम्बी गाय और शेर दुखी मन के साथ जंगल छोड़कर जाने का फैसला कर लेते हैं, मगर उन्हें जाते हुए एक सांप देख लेता है और सांप का मन दुखी हो जाता है। सांप ने दोनों की बातें सुन ली थी और यही बात जाकर वो सभी जंगल के जानवरों को इकट्ठा करके बताता है और कहता है, सुनो दोस्तों, आज जो मैंने देखा और सुना, मुझे बहुत अफसोस हुआ। शायद तुम भूल गए, ये वही गाय और शेर हैं जिन्होंने हम सब की जान बचाई थी जब पूरा जंगल आग की लपटों में था। हम सब मरने वाले थे। बस इन दोनों के कारण हम जीवित हैं और इसी कारण उनकी खाल, बाल, नैन, नक्श, न जाने क्या क्या जल गया। और साथ ही हम लोगों के अंदर की ईमानदारी, प्यार भी जल गया। तभी तो हम सब ने उन दोनों का तिरस्कार किया। हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए दोस्तों। जल्दी करो, वो दोनों ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। सभी जानवरों को अपनी हरकतों पर बहुत दुख होता है। सभी जानवर मिलकर राजा शेर और गैया से माफी मांगते हैं और उनसे वादा करते हैं उन्हें ज़ॉम्बी कहकर कभी नहीं बुलाएंगे। गाय और शेर उन्हें माफ कर देते हैं और जंगल में वापस लौट आते हैं। गुफा का रहस्य और शेर खान। जंगल का राजा शेर बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और समझदार था। उसे अपनी प्रजा की रक्षा हमेशा से करनी आती थी, लेकिन इस बार राजा शेर के सामने एक बहुत बड़ा संकट आकर खड़ा हो चुका था। एक हफ्ते से भीषण बरसात और बादलों की गड़गड़ाहट से सभी जानवर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। सभी जानवर जंगल में अपने अपने दोस्तों के यहाँ पर रुके हुए थे। राजा शेर के पास सभी जानवर मदद मांगने के लिए आने लगे। चूहे ने कहा, महाराज कुछ कीजिए, पूरा जंगल खतरे में है। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो हम सब बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। हाथी ने कहा, महाराज मेरा एक प्रस्ताव है आपके सामने। अगर आप कहें तो हम सब एक योजना बनाकर ऊपर की पहाड़ी के पास जाकर रह सकते हैं। यहाँ अब खतरा है, यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। राजा को हाथी की बात बहुत पसंद आती है। राजा सभी से कहता है, बहुत बढ़िया बात कही है हाथी ने। हम सबको ऊपर वाली पहाड़ी के पीछे चले जाना चाहिए। हम सब मिलकर वहाँ बढ़िया बढ़िया घर बना लेंगे। कुछ ही दिनों की बात है, हिम्मत मत हारो साथियों। मगर राजा की बात सुनकर एक खरगोश जोर से डरकर बोला, हाँ, क्या कहा? ऊपर की पहाड़ी? नहीं नहीं नहीं, वहाँ से मरकर मेरे माता पिता की मृत्यु हुई थी। वो पहाड़ी बहुत ही खुफिया है महाराज, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। और आपसे भी यही कहता हूँ कि कोई वहाँ ना जाए, वो भूतिया है, भूतिया। चुप हो जाओ खरगोश, भूतिया भूतिया कुछ नहीं होता। अगर इंसान डरता है तो जानवरों से, शेर से, और ऐसी कोई ताकत नहीं पृथ्वी पर जिससे कोई डर सके। अगर तुम लोगों को मेरे साथ आना है तो आओ, नहीं तो पहले जाकर मैं एक बार हाथी के साथ वहाँ पर जांच पड़ताल कर कर वापस आता हूँ। उसके बाद आप सब मेरे साथ चल सकते हैं। जी महाराज, मुझे लगता है यही सही रहेगा। जी महाराज। सभी ने खरगोश की बात पर हामी भर दी और राजा शेर हाथी को लेकर पहाड़ी के पीछे चला गया, ये देखने के लिए कि क्या सच में वहाँ पर कोई खुफिया चीज है। जैसे ही राजा और हाथी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हर जगह देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। तभी उनकी नजर बहुत सारे हीरे, जवाहरात, सोने और चांदी पर पड़ी।
जिनकी चमक से हर जगह चमक रही थी। राजा शेर ने हाथी से कहा, आज समझ में आया ये जगह कोई खुफिया नहीं, ये डकैतों के सामान रखने की जगह है। ये देखो खजाना, वो लोग लूट पाट कर कर यहीं आते होंगे और यहाँ आए हुए जानवरों को सताते होंगे। खरगोश ने बिल्कुल ठीक कहा। चलो, आज से ये जगह अब हमारे कब्जे में है। इन बंदूकों को अपने कब्जे में ले लो और सभी जानवरों को आदेश दो कि तुरंत यहाँ आ जाएं, ताकि हम अपना जीवन बचा सकें। एक बार हमें देख लिया ना, तो ये डकैत यहाँ आना बंद ही कर देंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। राजा और जंगल के सभी जानवरों के वहां जाने के बाद उन्हें तो सुरक्षा मिली ही, साथ ही डकैतों ने उस तरफ आना भी बंद कर दिया। इस तरह एक समझदार राजा के होते हुए पूरी प्रजा को सुरक्षा मिली। सुनीता के आंगन में एक बहुत प्यारा पेड़ था, जहाँ बहुत प्यारी सी चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया बहुत जल्द अंडे देने वाली थी। एक दिन सुबह उठकर सुनीता ने देखा कि चिड़िया ने 3 अंडे दिए हैं। अरे माँ देखो, हमारे पेड़ पर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। अरे वाह, सच क्या? सुनीता की माँ और सुनीता अंडों को देखकर बहुत खुश होती हैं। अरे वाह, कितनी प्यारी माँ है ये छोटी सी चिड़िया। अरे सुनीता बेटा, तू देर हो जाएगी, स्कूल चली जा। है, शाम को आकर चिड़िया से बातें करना, ठीक है? माँ, तुम इसका ख्याल रखना, इसे दाना और पानी जरूर देना। हाँ हाँ, दे दूंगी। चल स्कूल चली जा बिटिया, देर हो रही है। सुनीता स्कूल चली जाती है। जब वो लौट कर घर आती है तो जोर से चिल्लाती है, माँ माँ माँ। अरे क्यों शोर मचा रही है सुनीता, बात क्या है बिटिया? अरे घर में घुसी नहीं कि रोना शुरू? अरे कुछ बोलेगी या रोती रहेगी? माँ देखो ना, सुबह चिड़िया ने 3 अंडे दिए थे, अब एक भी नहीं है। क्या कहा? अरे बिटिया, मैंने तो इसे दाना पानी सब दिया था, लेकिन ये अंडे कहाँ गए? अरे मुझे याद आया, दाना देना भूल गई थी, सिर्फ पानी दिया था बिटिया। लगता है कोई चील आकर अंडे खा गया। माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? चील ऐसा ही करता है, तुम तो जानती हो ना। वो देखो, चिड़िया रो रही है। चिड़िया सिसक कर अपने अंडों की याद में रो रही थी। यह देखकर सुनीता और उसकी माँ दुखी हो जाते हैं। सुनीता की माँ सुनीता से वादा करती है, अरे मुझे माफ कर दे बिटिया, घर के काम काज में दाना डालना भूल गई। मुझे लगा अभी देती हूँ, मैंने तो दाने निकाल कर भी रखे थे, बस देना भूल गई बिटिया। तू चिंता ना कर, अगली बार जब ये अंडे देगी ना, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। हाँ पक्का ना माँ? हाँ पक्का। कई दिन बीत जाते हैं। एक बार फिर चिड़िया 5 अंडे देती है। इस बार सुनीता की माँ सुनीता से कहती है, अरे देख सुनीता, तेरी चिड़िया ने 5 अंडे दिए हैं मुन्नी। भाई इस बार तो मैं बहुत ध्यान रखने वाली हूँ, सारा काम बाद में निपटेगा, पहले अंडों का ख्याल रखूंगी। चल तू स्कूल चली जा। हाँ? सुनीता स्कूल चली जाती है। उसकी माँ का ध्यान घर के काम में लगता ही नहीं। सुनीता की माँ सुनीता के रंगों की डब्बी देखती है और उसके दिमाग में एक विचार आता है। वो सभी रंगों को अलग अलग रंग से रंग देती है और अपने घर के अंदर रख देती है। अब चिड़िया रोज खिड़की के पास आती है और अंडों पर बैठ जाती है। शाम को जब सुनीता घर आई और अंडों को अपने घर के भीतर रंगीन हालत में पाया तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ये क्या, तुमने घर के अंदर ही अंडे रख दिए और ये रंगीन कैसे हुए माँ? अरे बिटिया, इस बार का वादा पक्का है, मैं नहीं चाहती तू जोर जोर से दहाड़ मार कर रोए। ये तुमने बहुत अच्छा किया माँ, हमारे पास अब 5 रंगीन अंडे हैं। कुछ ही दिनों में चिड़िया के अंडे फूट जाते हैं और उसमें से छोटे छोटे चूजे बाहर आ जाते हैं। एक बार फिर सबके सब अपने पेड़ पर जाकर रहने लगते हैं और सुनीता और उसकी माँ बड़े आराम से अपने घर में रहने लगते हैं। 4 शेर और एक गाय। जंगल का राजा शेर अपने 3 भाइयों के साथ बड़े आराम से अपनी प्रजा का ख्याल रखते हुए जंगल का राज चलाता था। लेकिन राजा के साथ साथ उसके तीनों भाई बहुत क्रूर भी थे।
उन्हें और कोई जानवर इतना प्रिय नहीं था जितने की गाय, भैंस और बैल। हर महीने वो किसी न किसी का शिकार कर ही लिया करते थे। इस बात से सभी गायें बहुत परेशान थी। एक दिन तेज तूफान आता है, बाढ़ आती है जिसमें बहुत से जानवर मर जाते हैं। इसी बाढ़ और आंधी तूफान में राजा और उसके तीनों भाइयों की पत्नियां उस कहर में मर जाती हैं, लेकिन उनके छोटे छोटे बच्चे बच जाते हैं। दिन रात चारों शेरों के बच्चे रोते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पीने के लिए माँ का दूध चाहिए था, लेकिन उनके पास अब माँ थी ही नहीं। राजा बहुत परेशान हो जाता है। वो अपने दोस्त बंदर को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या किया जाए। बंदर, अब तो मेरे घर की स्थिति तुम अच्छी तरह से जान गए हो। अब तुम ही बताओ, इन बच्चों का क्या किया जाए? हम चारों के बच्चे अपनी माँ के बिना बिलक बिलक कर यूं ही मर जाएंगे, ये मैं नहीं देख सकता। महाराज, आपका दुख मैं समझ सकता हूँ। मेरे भाई बहन भी इसी त्रासदी में चले गए हैं और ना जाने मेरे कितने दोस्तों को इस तूफान में मैं खो बैठा हूँ। महाराज, मेरी एक राय है। हमारे गांव में जो गोपी गैया है वो बहुत अच्छी है। आप उससे एक बार बात करके देखें। वो अच्छा दूध देती है। हो सकता है उसका दूध बच्चे पिएं और जिंदा रहें। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? तुम तो जानते हो, गाय, भैंस, बैलों के साथ तो हमने बहुत अन्याय किया है ना। मैं जानता हूँ महाराज, पर महाराज आप तो राजा हैं। अगर अन्याय आपके हाथों हुआ है तो न्याय भी आप ही करेंगे। मैं कहता हूँ एक बार कोशिश तो कर देखिए। बंदर की बात सुनकर राजा गाय के पास जाता है और उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। राजा के साथ साथ उसके तीनों शेर भाई भी गाय के पास जाते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं। उन तीनों की ये हालत देखकर गाय को बहुत दया आती है और वो कहती है, नहीं नहीं महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपके बच्चों को मैं दूध पिला सकूं। चलिए, मैं बच्चों का अपनी बच्चों की तरह ख्याल रखूंगी। पर आपसे एक वादा चाहती हूँ कि अब तक जो गाय, भैंस और बैलों के साथ आपने अन्याय किया, आप दोबारा नहीं करेंगे महाराज। महाराज और तीनों भाई गाय को वादा देते हैं कि आज के बाद वो कभी भी किसी जानवर को बेवजह परेशान नहीं करेंगे। और इसके साथ ही गैया जाती है, उन्हें दूध पिलाती है, उनका पालन पोषण एक माँ की तरह करती है और एक बार फिर गांव में सभी जानवर हंसी खुशी रहने लगते हैं। जादुई चींटी। एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सी चींटियां रहा करती थीं। वो दिन रात मेहनत करके अपने घर को चलाती थीं। सब लोग मिलकर एक साथ मेहनत करके खूब सारा खाना इकट्ठा करते। उन्होंने अपने घर के एक छोटे से कमरे में बहुत सा खाना इकट्ठा करके रख लिया था। लगता है काफी खाना इकट्ठा हो चुका है। सर्दियाँ बहुत अच्छी निकलेंगी। हाँ, मुझे भी यह लगता है। पर माँ कह रही थी हमें और खाना चाहिए होगा। बरसातों में हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। बरसातों में? हाँ, बरसातों में तेज बारिश होती है तो हमारे घर में भी पानी भर जाता है और उस समय तो कहीं जा भी नहीं पाते। अपने आप को बचाना भी तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कितनी सारी चींटियां तो बहकर ही मर जाती हैं। अच्छा, तो हमें इससे बचने के लिए कुछ करना चाहिए, पर हम कुछ नहीं कर पाते। एक दिन चींटी कहीं जा रही थी। उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक जादूगर बैठकर जादू का खेल दिखा रहा है। वो भी वहीं बैठकर खेल देखने लगी। देखो बच्चों, मैं इस कबूतर को जादू से गायब कर दूंगा और फिर ये मेरी टोपी में से निकलेगा। हाँ, लगता है जादूगर बड़ा मजेदार है। ये बहुत कुछ कर सकता है। क्यों ना मैं इससे मदद मांगूं? जब खेल खत्म हो गया और जादूगर अपने घर जाने लगा, तभी चींटी उस जादूगर के ऊपर चढ़ गई। जब जादूगर उस चींटी को नीचे गिराने लगा, अरे तुम मेरा पैर क्यों नहीं छोड़ रही हो? क्या तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती हो? तो चींटी बोली, हाँ जादूगर जी, मुझे भी आपकी जादुई शक्तियाँ चाहिए। जादुई शक्ति? तुम्हें किस लिए चाहिए? बात क्या है? जादूगर जी, जब भी बरसातें होती हैं तो मेरा घर पानी में डूब जाता है और बहुत सी चींटियां मर जाती हैं।
मुझे आपसे ऐसी शक्ति चाहिए जिससे मेरी बरसातों में घर न डूबे, हमारे पंख जादुई हो जाएं और हम पानी में न डूब पाएं। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है चींटी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। जादूगर ने चींटी को एक बड़ी सी टोकरी दी। बरसात में अगर इस टोकरी को पकड़कर 4 चींटियां खड़ी हो जाएं, तो तुम्हारे घर में कभी पानी नहीं आएगा, तुम हमेशा सुरक्षित रहोगी। चींटी उस टोकरी को लेकर अपने घर चली गई। घर जाकर चींटी ने बाकी चींटियों को उसके बारे में बताया। तुम बहुत होशियार हो, हमारे लिए तुम ये जादुई टोकरी ले आई। अरे देखो देखो, बारिश होने वाली है। इस बार बरसात तो हुई, लेकिन 4 चींटियां टोकरी पकड़कर खड़ी हो गईं और घर में बिल्कुल एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचा और एक नन्ही चींटी बन गई जादुई चींटी। बिल्ली मौसी। एक दिन एक बिल्ली बहुत उदास पेड़ के पास बैठी हुई थी। तभी दूसरी बिल्ली ने पूछा, यहाँ उदास क्यों बैठी हो? चलो खाने की तलाश में तुम जाओ, मेरा मन बहुत उदास है। ठीक है, मैं चलती हूँ, थोड़ी देर में आ जाना, नहीं तो भूखा रहना पड़ेगा। इतना कहकर बिल्ली चली गई। कुछ देर बाद शेर वहाँ से गुजरा। तब उसने बिल्ली को उदास देखा और पूछने लगा, आप यहाँ उदास क्यों बैठी हो बिल्ली मौसी, क्या बात है? कुछ नहीं, बस यूं ही थोड़ी चिंता हो रही है। चिंता? किस बात की मौसी जी? अब मैं धीरे धीरे बूढ़ी हो रही हूँ, खाने की तलाश में बहुत भटकना पड़ता है और बरसात में रहने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं। कुछ समझ नहीं आता आगे चलकर मेरा क्या होगा। बस इतनी सी बात? बिल्कुल चिंता मत करो, आप चाहो तो इस बरसात में मेरे साथ रह सकती हो और खाना तो हम मिलजुल कर खा ही सकते हैं। बस हाँ, मैं दूध नहीं पीता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम तो जंगल के राजा हो। तुम्हें मेरी इतनी चिंता है कि तुम मुझे अपने घर और अपने खाने का हिस्सा देना चाहते हो। नहीं नहीं, मैं तुम पर बोझ नहीं बन सकती, ये गलत है। हम जंगल के जानवर हैं, हमें अपना सारा काम खुद ही करना चाहिए। तुमने मेरे लिए इतना सोचा, यही बहुत है बेटा। बिल्ली उठी और खाने की तलाश में जाने लगी। तभी अचानक बारिश होने लगी। चलो चलो मेरे साथ, जल्दी करो। शेर बिल्ली को लेकर अपनी गुफा में चला गया और बिल्ली से कहने लगा, मौसी हो आप मेरी, जंगल के सभी जानवर मुझे बहुत प्यार देते हैं, लेकिन आप सबसे अलग हो क्योंकि आप मेरी मौसी जो हो, माँ जैसी होती है मौसी। आज से आप मेरे साथ ही रहोगी मौसी, आपको नहीं जाने दूंगा। बिल्ली बहुत खुश थी, उसकी चिंता अब खत्म हो चुकी थी और राजा होते हुए शेर का उसके लिए प्रेम भी तो अनमोल हो गया था। एक घने जंगल में एक पेड़ पर कालू कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था। एक दिन कालू जब भोजन की तलाश में गया तो पीछे से सांप ने उसके अंडों को खा लिया। जब कौवा वापस अपने घोंसले में आया तो अपने बच्चों को ना पाकर बहुत उदास हो गया। कौवे को सांप पर शक भी हुआ और उसने फिर सांप से पूछा, भाई साहब, क्या तुमने किसी को मेरे घोंसले की तरफ आते देखा? किसी ने मेरे अंडों को खा लिया है? नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे किसने खाए। कुछ समय बाद फिर से ऐसा ही हुआ, पर इस बार कौवे ने सांप को अपने अंडे खाते हुए पकड़ लिया। अच्छा, अब समझ आया, तुम ही मेरे अंडों को खा जाते हो। मुझे तुम पर पहले ही शक था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, मेरे अंडों को खा गए? मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे अंडों को खा लिया। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहकर सांप अपने बिल में चला गया। कालू बहुत उदास हो गया और उसने सांप से बदला लेने की सोची।
फिर वह उड़ता हुआ राजा के महल की तरफ चला गया। तभी उसकी नजर महारानी पर पड़ी, जो तालाब में स्नान कर रही थी। महारानी के कीमती जेवर तालाब के किनारे पड़े थे, जिनकी निगरानी उनके सिपाही कर रहे थे। कालू कौवे को एक उपाय सूझा। वह एक लंबा सा हार अपनी चोंच में फंसाकर उड़ने लगा। सभी सैनिक कौवे का पीछा करने लगे। कालू ने चालाकी से उस हार को सांप के बिल में डाल दिया। जब सैनिकों ने बिल में डंडा मारा, तब बाहर निकला सांप, जिसके गले में महारानी का हार था। सैनिकों ने पीट पीट कर सांप को जान से मार दिया और हार ले लिया। इसी तरह कालू कौवे ने सांप से अपना बदला ले लिया। छोटा चूजा। एक दिन मुर्गी अपने 3 छोटे छोटे चूजे लेकर दाना चुग रही थी। तभी उसने देखा एक चूजा बड़े से गड्ढे में जा गिरा। अरे ये क्या हुआ? मेरा बच्चा, ये तो अभी बहुत छोटा है, अब इसे बाहर कैसे निकालूं? मुर्गी जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी उसका मालिक वहां आ गया। अरे क्यों चिल्ला रही हो? क्या बात है? फिर उसने देखा कि छोटा सा चूजा गड्ढे में गिरा पड़ा है। उसने बड़े प्यार से उसे बाहर निकाला और उस गड्ढे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। मुर्गी अपने मालिक को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वह हमेशा उसका अच्छे से ख्याल रखता था, कभी कोई कमी रहने नहीं देता था। एक दिन मुर्गी के मालिक ने मुर्गी से कहा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, क्या मैं तुम्हारे चूजे बेच सकता हूँ? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है मुर्गी। हाँ, बेच दीजिए मालिक। मुर्गी ने भारी मन से हाँ कर दी और मालिक ने चूजे बेच दिए। चूजे बेचकर उसे बहुत अच्छे दाम मिले। अरे वाह, चूजे बेचकर इतना अच्छा पैसा मिला, अगली बार भी ऐसा ही करूँगा। अगली बार जब मुर्गी को बच्चे हुए, तब फिर से मालिक ने कहा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, क्या मैं तुम्हारे चूजे बेच दूं? मुर्गी समझ चुकी थी कि अब मालिक लालची होता जा रहा है। उसने मालिक से कहा, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? कुछ दिन में मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और फिर उनके भी बच्चे होंगे। इस तरह आपका खुद का अंडों का व्यापार हो सकता है। आप जल्दबाजी में थोड़े लालच में पड़कर गलती कर रहे हो मालिक। अब मालिक को उसकी यह बात अच्छे से समझ आ चुकी थी। मुझे माफ कर दो, तुम ठीक कहती हो, कुछ पैसों के लिए मैं कितना स्वार्थी हो गया था। आज के बाद तुम्हें नहीं बेचूंगा। इस तरह मुर्गी ने अपनी और अपने बच्चों की जान बचा ली। एक राजा अपनी बेटी के लिए अच्छे वर की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन बहुत सोच समझकर उसने एक प्रतियोगिता रखने का फैसला किया और उसने ये घोषणा करवाई कि जो कोई भी एक दिन के अंदर अंदर उसके पास 5 सोने की मुर्गियां लेकर आएगा और उसके सवालों का सही जवाब देगा, उसी के साथ वो अपनी बेटी की शादी कर देगा। ये एक बहुत ही अच्छा अवसर था, क्योंकि राजा बहुत पैसे वाला था। उसकी जमीन जायदाद इतनी थी कि जो भी उनकी बेटी से शादी करता हमेशा के लिए सुखी रहता। राजा की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दूर दूर से राजा महाराजाओं के बच्चे वहां पर आते हैं और वहीं पर गांव में एक कुम्हार को जब ये बात पता चलती है तो उसकी बहन उससे कहती है, भैया तुम भी प्रतियोगिता में भाग ले लो ना। अरे पगली, कैसी बातें करती है? तूने प्रतियोगिता के नियम नहीं सुने? राजा कहता है कि 5 सोने की मुर्गियां लानी है। 5 सोने की मुर्गियां मैं कहाँ से लाऊंगा? पर हाँ, मैंने एक बार राजकुमारी को देखा है, एकदम संगमरमर जैसी है, पर मेरा भाग्य ऐसा नहीं कि मैं उसे अपनी धर्मपत्नी बना सकूं बहन। अरे भैया, तुम तो कितने समझदार हो, कुछ सोचो, ये अवसर यूं ही हाथ से चला जाएगा। अपनी बहन के कहने पर चंदन रात भर सोचता रहता है और उठकर बैठ जाता है। वो अपने हाथ से छोटी छोटी मुर्गियां बनाने लगता है। धीरे धीरे वो उनका आकार बड़ा करने लगता है।
वो 5 विशाल मुर्गियां सुबह तक बना लेता है और उन पर सोने के रंग जैसा रंग भर देता है। सुबह जब उसकी बहन वो देखती है तो कहती है, भैया ऐसा लग रहा है कि तो सच में सोने की मुर्गियां हैं। आखिर तुम क्या करने वाले हो? देखती जा, चल मेरे साथ। भाई बहन जैसे तैसे बड़ी मेहनत के साथ उन मुर्गियों को राजा के महल तक पहुंचा देते हैं। राजा यह देखकर हैरान था कि एक कुम्हार की इतनी हिम्मत कि वो राजकुमारी के साथ शादी करना चाहे। फिर भी अफसर तो अफसर होता है। तो राजा सवाल लेकर चंदन के पास पहुंचता है और कहता है, ये मुर्गियां तुमने बनाई हैं? जी महाराज, मैंने बनाई हैं। मैं एक कुम्हार हूँ। मेरा नाम चंदन है। मैं इसी गांव में रहता हूँ। अच्छा। राजा अपना पहला सवाल पूछता है, मैंने तो 5 सोने की मुर्गियां मंगवाई थी। तुम ये मिट्टी की मुर्गियां लेकर आए हो। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? चंदन राजा को जवाब देता है, महाराज, मुझे तो लगता है कि हमारे देश की मिट्टी और खास तौर पर हमारे गांव की मिट्टी सोने से कम नहीं है महाराज। हमारी मिट्टी बहुत अच्छी है और इस पर सोने का रंग भर दिया है क्योंकि ये रंग सबको प्रिय होता है, भगवान को भी और आपको भी। मुझे नहीं लगता कि मेरी मिट्टी के आगे सोने का कोई भी मूल्य है। इसी कारण मैंने मिट्टी से अपनी मुर्गियों को बनाया है महाराज। राजा चंदन की बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें अभी तक इस तरह का एक भी जवाब अच्छी तरह से नहीं मिला था। उन्होंने अपनी बेटी की शादी चंदन से कर दी और यह सब देखते ही रह गए। अब चंदन बहुत खुश था। वो उसी गांव का अब राजा बन चुका था जिस गांव का वो कभी कुम्हार हुआ करता था। इसीलिए कहते हैं, अवसर पर अपनी बुद्धिमानी से काफी चीजें अच्छी की जा सकती हैं। तोते के अंडे। एक समय की बात है, तोते का एक बड़ा सा झुंड पीपल के पेड़ पर रहता था। मगर वे सब तोते बहुत उदास रहते थे क्योंकि पास के गांव का एक शिकारी अक्सर आकर उनके छोटे छोटे अंडों को चुराकर ले जाता था। शहर में जाकर उन्हीं अंडों से जब बच्चे निकलते उन्हें वह बेच देता। एक दिन एक तोते ने कहा, मेरा इस पेड़ पर रहने का दिल नहीं करता है। वह शिकारी जब चाहे आकर हमारे अंडों को चुराकर ले जाता है। हाँ दोस्त, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा वंश खतरे में है। हाँ दोस्त, तुम ठीक कहते हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा वंश एक दिन समाप्त हो जाएगा और हम सब अकेले हो जाएंगे। तभी अचानक शिकारी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी जान बचाओ। अरे ये तो उसी शिकारी की आवाज है। लगता है ये फिर से अंडों को चुराने आ रहा है। मगर ये बचाओ बचाओ क्यों कह रहा है? आखिर क्या हो सकता है? आखिर क्या बात है? नहीं नहीं, लगता है ये किसी मुसीबत में है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मैं इस शिकारी की कोई मदद नहीं करूँगा। हमारे दुखों का कारण यही तो है। मिट्ठू तोता जो दिल का बहुत अच्छा था, उसे शिकारी पर बहुत दया आई। मिट्ठू तोते ने कहा, मैं उसकी मदद जरूर करूँगा। मिट्ठू तोते को छोड़कर कोई भी शिकारी की मदद करने के लिए नहीं गया। मिट्ठू तोता जब शिकारी की मदद करने पहुंचा तो उसने देखा शिकारी दर्द से तड़प रहा है और उसके पैर पर सांप के दांतों के निशान हैं। लगता है शिकारी को सांप ने काटा है। मुझे इनकी जान बचानी होगी। मिट्ठू तोता तुरंत वैद्य जी के पास गया और उन्हें लेकर शिकारी के पास आया। वैद्य जी ने तुरंत सारा जहर निकाल दिया। धन्यवाद वैद्य जी, आज आपने मेरी जान बचा ली। धन्यवाद मेरा नहीं, मिट्ठू तोते का करो जिसने समय रहते मुझे बुला लिया। शिकारी मिट्ठू तोते से अपने किए हुए कामों की माफी मांगता है और कहता है कि अब वह कभी उनके अंडों को नहीं पकड़ेगा।
तितली उड़ी उड़ ना सकी, तितली उड़ी उड़ ना सकी, बस में चढ़ी सीट ना मिली, बस में चढ़ी सीट ना मिली, सीट ना मिली तो रोने लगी। ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास, ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश, हट बदमाश मेरा घर है पास, हट बदमाश मेरा घर है पास। तितली उड़ी उड़ ना सकी, तितली उड़ी उड़ ना सकी, ट्रेन पे चढ़ी सीट ना मिली, ट्रेन पे चढ़ी सीट ना मिली, सीट ना मिली तो रोने लगी। हाथी ने बोला आजा मेरे पास, हाथी ने बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश, हट बदमाश मेरा घर है पास, हट बदमाश मेरा घर है पास। बेवकूफ मोर। एक जंगल में सोनू नाम का एक मोर रहा करता था। वह बहुत ही सुंदर था। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, लेकिन वो सुंदर होने के साथ साथ बहुत बेवकूफ भी था। सोनू को बेर खाना बहुत पसंद था। वो सिर्फ बेर ही खाया करता था और अच्छे अच्छे ताजे ताजे बेरों की तलाश में वो जंगल में काफी अंदर तक चला जाया करता था। सोनू की इस आदत से उसके सभी घरवाले परेशान थे और उसे हमेशा समझाते थे। एक दिन मोर की माँ ने कहा, बेटा सोनू, तुम ये घने जंगल में मत जाया करो, वहाँ शिकारी आते हैं, तुम कभी भी उनके जाल में फंस सकते हो बेटा। मैं क्या करूं माँ, यहाँ खाने को बेर ही नहीं है और मुझे बेर की तलाश में जंगल में ही जाना पड़ता है। सोनू किसी की बात नहीं मानता और वो बेरों की तलाश में घने जंगल में चला जाता है। वहाँ एक शिकारी ने अपना जाल फैला रखा था। मोर को देखकर वह शिकारी खुश हो जाता है। अरे वाह, आज तो मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। देखो कितना सुंदर मोर खुद ब खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। शिकारी ने सोनू मोर को देखते ही उसे पकड़ने के लिए जाल फेंका, लेकिन सोनू उसके जाल में ना फंसकर उसकी पकड़ से बच गया और उड़कर भागने लगा। शिकारी भी उसके पीछे भागा। अरे रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो? तुझे तो मैं पकड़ ही लूंगा। लेकिन सोनू तब तक भागता रहा जब तक शिकारी उसकी नजर से ओझल ना हो गया। लेकिन इस भागम भाग में सोनू को पता ही नहीं लगा कि वो जंगल के किस हिस्से में आ चुका है। चलो अच्छा हुआ, जान बची। शिकारी तो अब दिखाई नहीं दे रहा। अरे लेकिन मैं यहाँ कहाँ हूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सोनू धीरे धीरे उड़ता हुआ वहाँ से अपने घर की ओर चला, लेकिन रास्ते में खूब सारे बेरों की झाड़ियाँ देखकर उसका मन ललचाने लगा। अरे वाह, इतने मीठे बेर। चलो घर जाने से पहले खूब सारे बेर खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। और सोनू निश्चिंत होकर बेर खाने लगा, लेकिन वो यह नहीं जानता था कि हवा में उड़ता हुआ एक बाज उस पर नजर रखे हुए था। अरे वाह, इतना मोटा ताजा शिकार, यह तो बेर खाने में मस्त है। यही सही समय है, इसे पकड़कर खा देगा। बेर खाते सोनू को पता ही नहीं चला कि कब बाज उसके नजदीक आकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि सोनू कुछ समझ पाता, बाज ने उसे अपने पंजों में जकड़ा और उड़ने लगा। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन बाज ने उसकी एक ना सुनी और उसे मारकर खा गया। इस तरह सोनू को अपनी नासमझी और लालच की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। एक दिन
चीकू खरगोश अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी के लिए जा रहा था। उसे बहुत गर्मी लगी। सूरज की किरणें तेज थी। चीकू चलता चलता थक गया। उफ, इतनी गर्मी है, आज प्यास लग रही है। चीकू गर्मी से तंग आ गया था। कुछ कदम और चलने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर पेड़ की छांव में बैठ जाता हूँ। पार्टी शुरू होने में तो अभी बहुत देर है। चीकू पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। अचानक उसकी आंख लग गई। तभी अचानक उसे एक जोर की आवाज सुनाई दी, मानो कुछ हिल रहा हो। उसने जैसे ही आंख खोली तो उसने बादलों की तरफ देखा। सूरज सीधा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो आसमान में छेद हो गया हो। अरे ये क्या? लगता है आसमान फट गया है। बचाओ, बचाओ! चीकू तेजी से भागा। चीकू को घबराता हुआ भागता हुआ देखकर एक छोटे चूहे ने पूछा, क्या बात है? क्यों भाग रहे हो? चीकू ने चूहे से कहा, अरे आसमान गिर रहा है, चलो जान बचाओ। अपनी जान बचानी है तो भागो भागो। चूहा और चीकू भागने लगे। तभी उनकी नजर बिल्ली पर गई। बिल्ली ने जब उन्हें देखा, अरे तुम दोनों यूं भाग क्यों रहे हो? क्या बात है? चीकू ने बिल्ली से भी कहा, अरे बिल्ली रानी, अपनी जान बचानी है तो भागो, आसमान फट गया है, जल्दी करो। बिल्ली भी उन दोनों के साथ भागने लगी। ऐसा करते करते जंगल के कई सारे जानवर खरगोश के पीछे पीछे भागने लगे। शेर ने सभी जानवरों को भागते देखा, हैरान रह गया और पूछने लगा, क्या बात है, क्यों भाग रहे हो तुम सब? चीकू शेर के पास गया और आसमान टूटने वाली बात कहने लगा। शेर महाराज, आप महान हैं, लेकिन आसमान गिर रहा है। अजी आसमान में छेद हो चुका है, बहुत जल्द वो गिर जाएगा। आप भी जान बचाकर हमारे साथ भागिए, जल्दी भागिए। रुक जाओ, मेरी बात सुनो, मुझे तुम उस जगह पे ले जाओ, ठीक है? चीकू डर गया और शेर को उस पेड़ के पास ले गया। शेर हंसने लगा और कहा, अरे बेवकूफ, ये आम का पेड़ है और यहाँ कोई आसमान नहीं, बस एक बड़ा सा आम गिरा है, जिसकी वजह से तुम इतना डर गए। और वो देखो, सूरज में जरा से बादल आ गए हैं, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि वहाँ छेद हो चुका है। ऐसा नहीं है, मूर्ख। चीकू और बाकी सभी जानवरों को अपनी बेवकूफी पर शर्मिंदगी हुई। मुर्गी का अंडा और बत्तख की कहानी। एक छोटे से तालाब के पास बहुत सुंदर सुंदर कुछ मुर्गियां रहा करती थीं। पानी के अंदर तालाब में बहुत सी बत्तखें खेला करती थी। वहीं पर वो अपना जीवन बसर करती थी। एक बत्तख माँ बनने वाली थी। वो अपना बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन उसने देखा कि उसी की तरह एक मुर्गी भी माँ बनने वाली है। बत्तख ने जाकर मुर्गी से बात की। सुनो बहन, क्या तुम भी माँ बनने वाली हो? कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम्हें देखकर लगा तुम भी मेरी तरह बहुत जल्द माँ बनने वाली हो, तो सोचा तुम्हारी खबर ले लूं। मुर्गी बत्तख की ये मीठी मीठी बातें सुनकर बहुत खुश हुई। मुर्गी उसके पास आती है और कहती है, हाँ, मैं भी माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर रहना इतना अच्छा लगता है कि और कहीं जाने का जी ही नहीं करता। यहाँ हवा है, पेड़ है, पानी है, और आज तुमसे दोस्ती करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बहन। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं, जल्दी ही हमारे बच्चे हो जाएंगे। क्यों, क्या कहती हो? मुर्गी की बात सुनकर बत्तख कहती है, हाँ बहन, आजकल मौसम बहुत सुहावना है। हम दोनों अच्छे अच्छे विचारों की बातें करेंगे ताकि हमारे बच्चों पर उसका अच्छा असर हो। अब धीरे धीरे हर रोज बातें करने के कारण बत्तख और मुर्गी के बीच में बहुत अच्छी मित्रता हो गई थी। एक दिन अचानक मौसम बहुत बिगड़ गया। तेज पानी का तूफान आया। इतनी तेज बाढ़ थी कि पूरा तालाब गंदे पानी से भर गया और बहुत ज्यादा पानी आने के कारण बत्तख खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। बत्तख मदद के लिए पुकारने लगी, बचाओ, बचाओ, कोई है, कोई है। मुर्गी
उसे देख लेती है और उसकी मदद करने के लिए भागती है। बहन, मैं आ रही हूँ तुम्हारी मदद के लिए। जैसे तैसे मुर्गी उसे एक डंडी देकर सहारा देती है और बत्तख किनारे तक आ जाती है। तेज पानी को देखकर मुर्गी और बत्तख हैरान रह जाते हैं। न जाने कितनी ही बत्तखें उस बाढ़ के पानी में बह गई थी। हाय राम, आज तुम ना होती तो मैं अपने बच्चों के साथ मर ही चुकी थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी सहेली। कैसी बातें करती हो? आओ थोड़ा आराम करते हैं। 1-2 दिन की बात है, बहुत जल्द पानी ठीक हो जाएगा और फिर तुम दोबारा अपने तालाब में रहने लगना। जैसा मुर्गी ने कहा था वैसा ही होता है। 2-4 दिन के बाद फिर से तालाब में पानी पहले जैसा हो जाता है। बत्तख अपने पानी में चली जाती है और कुछ ही दिनों में उसके बहुत सारे नन्हे नन्हे बच्चे हो जाते हैं जिन्हें वो तैरना सिखाती है। और उस तरफ मिट्टी के पास पेड़ के नीचे मुर्गी भी अपने अंडे दे देती है और हर रोज उनके ऊपर बैठकर बत्तख से बातें करने लगती है। अब दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते और जंगल की प्रकृति का आनंद लेते। सोने का स्कूल। एक समय की बात है, एक गांव में सुशील नाम का एक आदमी अपनी बेटी मोना के साथ रहता था। मोना बहुत ही होशियार और नेक लड़की थी। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मोना ने अपनी शिक्षा गांव के स्कूल में ही की थी, जहां वो हर साल प्रथम आती थी। सुशील एक अनपढ़ किसान था, लेकिन वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता था। स्कूल में शिक्षा खत्म होने के बाद मोना को कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना पड़ रहा था। मोना की आगे की पढ़ाई के बारे में सुशील को चिंता होने लगी। अब तो मोना को आगे पढ़ाने के लिए मुझे स्कूल से शहर भेजना पड़ेगा, लेकिन वहाँ तो बहुत पैसे लगेंगे। चलो जाकर देखता हूँ। अगले दिन सुशील शहर जाकर कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलता है और उनसे मोना की एडमिशन की बात करता है। मोना की मार्कशीट देखकर और सुशील की बातें सुनकर कॉलेज के प्रिंसिपल उससे कहते हैं, देखो तुम्हारी बातें बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी बेटी के नंबर अच्छे हैं और तुम उसे पढ़ाना भी चाहते हो, लेकिन इस कॉलेज में पढ़ाने के लिए तुम्हें कम से कम इतनी फीस तो देनी ही पड़ेगी। क्या तुम दे पाओगे? जी सर, मैं गरीब बेशक हूँ, लेकिन अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। आप बस उसकी एडमिशन कर दीजिए। तो ठीक है, 2 दिन बाद तुम पैसे लेकर आ जाना, बाकी सारी फॉर्मेलिटी अभी बाहर जाकर पूरी कर लो। सुशील फॉर्मेलिटी पूरी करके घर आ जाता है, लेकिन उसे चिंता थी कि वो 2 दिन बाद कैसे कॉलेज की फीस जमा करेगा। सुशील इसी चिंता में सो जाता है, लेकिन सोने के बाद सुशील को एक जादुई देवी दिखाई देती है, जो कि उससे कहती है, सुशील उठो, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो, ये रहा एक सोने का स्कूल। ये तुम्हारी बेटी को पढ़ाने में मदद करेगा, लेकिन ध्यान रहे लालच ना करना। और वो देवी ऐसा कहते ही गायब हो जाती है। तभी अचानक सुशील की नींद खुल जाती है और वो सपने के बारे में सोचने लगता है। तभी उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ नजर आता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो उसी स्कूल का मॉडल था जो उसे वो देवी देना चाहती थी। सुशील उठकर देखता है तो वो पूरा सोने का बना हुआ था। अब सुशील समझ जाता है कि देवी ने उसे सोने का स्कूल देखकर उसकी मदद की है। सुशील अगले ही दिन वो सोने के स्कूल का मॉडल शहर एक सुनार के पास गिरवी रख देता है। सेठ जी, मैं ये सोने के स्कूल का मॉडल आपके पास गिरवी रखना चाहता हूँ। मुझे बस अपनी बच्ची की शिक्षा के लिए कुछ पैसे चाहिए। हाँ ठीक है भाया, ये तो खरे सोने का है। हाँ, लेकिन पैसे वापस ना करोगे तो मैं इसे बेच दूंगा। अरे नहीं सेठ जी, मैं समय पर आपके पैसे वापस कर दूंगा। और इस तरह सोने के स्कूल से मिले पैसों से वो अपनी बेटी की शहर के कॉलेज में एडमिशन करवा देता है और बड़ी मेहनत करके जल्दी ही सुनार के पैसे वापस कर देता है और वो सोने का स्कूल वापस लेकर अपने घर में सजा देता है। और इधर उसकी बेटी मोना पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाती है। अब सुशील के सभी सपने पूरे हो चुके थे। सुशील उस सोने के स्कूल का धन्यवाद करता है और साथ ही साथ देवी सरस्वती का भी, जिन्होंने उसकी सोने का स्कूल देकर मदद की थी।